सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। दिस इज़ अ सेकेंड वीडियो ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट। एक वीडियो हमने अपलोड कर दी थी जिसके अंदर एजुकेशन मैनेजमेंट मीनिंग, एजुकेशन सुपरविजन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, लीडरशिप स्टाइल्स, ये सब हमने कर लिया था। एंड नाउ वी आर गोइंग टू कवर सम इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे कि RSCERT है, RSTB है, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, RSOS है, डाइट है, SIQE है। तो आज की वीडियो में हम ये सब कवर करने जा रहे हैं। इसके बाद आपके दो टॉपिक्स रह जाएंगे, एक तो राइट टू एजुकेशन एंड सेकेंड इज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020। राइट टू एजुकेशन चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड भी है विद शॉर्ट नोट्स। वो बहुत अच्छी वीडियो है, आप एक बार उसको ज़रूर देखें और हो सकेगा तो मैं उसको दोबारा भी अपलोड कर दूंगी। एंड नेशनल पॉलिसी एजुकेशन इसके बाद रह जाएगा। सो होपफुली आपको जो एजुकेशन मैनेजमेंट है वो कल तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं वो भी अनाउंस हो गई हैं। एंड इसके बाद कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको ICT पहले कंप्लीट कराऊं और फिर हम स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री मैंने करा दी है, राजस्थान हिस्ट्री, उसके अंदर 2-3 टॉपिक्स ही बाकी हैं, वो भी मैं आपको करा दूंगी। एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं आपको पॉलिटी कराऊं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा दैट डू यू वांट टू कवर पॉलिटी इन इंग्लिश मीडियम और नॉट। कोशिश पूरी रहेगी पॉलिटी इंग्लिश मीडियम में आपको कराने की, क्योंकि इस टाइम पर जो सिलेबस है उसके अंदर प्रॉपर टॉपिक्स लिखे हैं, लास्ट टाइम नहीं लिखे थे। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज योर रिस्पॉन्स विल डिसाइड कि भाई हम वो बनाए भी या नहीं बनाए, है ना। चलिए, क्योंकि जो मेन फोकस है वो इसीलिए है कि इंग्लिश मीडियम वालों को हेल्प मिल सके। और राजस्थान हिस्ट्री हिंदी मीडियम में मैंने पढ़ाई है। आप अगर इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो भी आई विल मीन्स आपको अश्योर कर सकती हूँ, आई कैन अश्योर यू कि एक बार आप वो वीडियोज़ देखें, हिंदी वाली भी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ, लेकिन अगर मैं हिंदी में उसको पढ़ा रही हूँ तो मैंने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखकर ही वो वीडियोस बनाई हैं, तो आपको भी वो हेल्प करेंगी। क्योंकि इस टाइम पे राजस्थान हिस्ट्री इंग्लिश में कवर करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो अगर आपको राजस्थान हिस्ट्री कवर करनी है फर्स्ट ग्रेड के लिए तो आप वो वीडियो ज़रूर रेफ़र करें। नहीं समझ में आए तो मुझे बताना, ठीक है। तो फिर वो टॉपिक जो है वो हम देख लेंगे कि अगर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं तो। चलिए, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। बहुत सारी बातें हो गई। RSCERT राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जिस तरीके से नेशनल लेवल पर NCERT काम करता है, उसी तरीके से राजस्थान लेवल पर, स्टेट लेवल पर RSCERT काम करता है। ठीक है, सो इसको हम क्या कहते हैं, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। पहले ऑटोनॉमस नहीं थी। ऑटोनॉमस मीन्स जो अपना डिसीजन खुद ले सके। उदयपुर के अंदर 1978 के अंदर। लास्ट वीडियो में मैंने ये पढ़ाया था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे कुछ इसके अंदर कमी नज़र आ रही है, वो कमी हमने इसके अंदर पूरी की। और जो PDFs हैं वो वापस से हमने शेयर किए हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स पर। मोस्टली मैंने सभी को मैसेजेस किए हैं वो, और जो भी मीन्स अपडेटेड हुए हैं। लेकिन अगर गलती से कोई रह भी गया है तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर दें, जो भी नंबर आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए। और ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने पहले जो PDF है वो लिया हुआ है। ठीक है, PDF ये बहुत अच्छा है, आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको भी ये परचेज करना है तो आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या फिर आप ईमेल ID पर ईमेल कर सकते हैं। चलिए, अब हम RSCERT की क्वालिफिकेशंस वगैरह देखने से पहले ये कुछ एक्स्ट्रा पेजेस हैं जो कि मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, है ना। अब आप इसका फुल फॉर्म देखिए। फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जैसे सेंटर पर NCERT होता है, ऐसे स्टेट लेवल पर RSCERT होता है। स्टेट का हाईएस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। 11 नवंबर 1978 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। लोकेशन कहाँ है, उदयपुर में है। थोड़ा सा कम विजिबल है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करें प्लीज। इसका रिकमेंडेशन किसने दिया था, RC मेहरोत्रा। ठीक है, ये नाम ध्यान रखेंगे, RC मेहरोत्रा की सिफारिश पर। पहले इसका नाम SIERT था, फिर इसका नाम RSCERT रखा गया। कब, 14 अगस्त 2018 को। ठीक है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसको स्टेटस दिया गया है, स्टेट इंस्टीट्यूशन का। कब, 2002 के अंदर। नोडल एजेंसी है, किसके अंदर काम करती है, डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये जो कुछ एक्स्ट्रा पेजेस मैंने ऐड किए हैं ये थोड़े से ब्लर हैं, कोशिश पूरी रहेगी कि इनको भी मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकूं।
चलिए, इसके बाद पहले इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगी एंड देन वी विल कंटिन्यू, क्योंकि यही जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं इन्हीं को ऐड किया गया है। देखिए, इसके जो डायरेक्टर होते हैं RSCERT के, वो एक RAS होते हैं, है ना, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और उसके लिए एग्जाम वगैरह होता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। मान लीजिए कोई RAS बन चुका है, उसके बाद इसको डायरेक्टर बनाया जाता है, तो अपॉइंटमेंट है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि आप RAS बने हो तो आपने ऑलरेडी स्टेट के थ्रू रिटन एग्जाम दिया हुआ है। इसके ऊपर जो सबसे बड़े जो हेड हैं वो डायरेक्टर RAS होंगे, एंड कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। फिर एडिशनल डायरेक्टर होंगे, पहले डायरेक्टर हो गए, फिर एडिशनल। जो एडिशनल डायरेक्टर होंगे वो राजस्थान एजुकेशन सर्विस से रिलेटेड होंगे, ठीक है, जैसे आप सब फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फिर प्रोफेसर होंगे, 2 प्रोफेसर हैं, एक जॉइंट डायरेक्टर, एक डिप्यूटी डायरेक्टर। पहले जॉइंट डायरेक्टर, फिर डिप्यूटी डायरेक्टर होंगे। फिर आप देखेंगे तो प्रोफेसर सेकंड होंगे, प्रोफेसर जो सेकंड हैं वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के बराबर उनका पद होगा। एसोसिएट प्रोफेसर होंगे फिर, जो कि प्रिंसिपल के इक्विवेलेंट होंगे। और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, मीन्स आप लोग लेक्चरर के बराबर, इक्विवेलेंट टू लेक्चरर। सो ये इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये आपको याद करना ही करना है, इसका ट्रिक बनाकर करिए, कैसे भी करिए, बट यू हैव टू लर्न इट, ठीक है। पहले तो डायरेक्टर हैं, फिर एडिशनल डायरेक्टर हैं, फिर 2 प्रोफेसर हैं, फिर प्रोफेसर सेकंड हैं, फिर आपके एसोसिएट प्रोफेसर हैं, फिर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। कमिटी इसके अंदर ये भी मैंने ऐड कर दिया है ना। एक ने मुझे मैसेज किया था कि मैम इसके अंदर कमिटीज़ ऐड नहीं है, काउंसिल्स ऐड नहीं है, तो वो हमने ऐड कर दिया है। गवर्निंग काउंसिल यानी कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट में कौन होता है? एजुकेशन मिनिस्टर। एंड एग्जीक्यूशन काउंसिल यानी कि जो उस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, यानी कि द स्पीकर, द सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने कुछ पेजेस इसके अंदर ऐड किए हैं। लास्ट वाली वीडियो के अंदर RSCERT पर ही छोड़ा था, लेकिन जब मैंने वो पढ़ाना शुरू किया तो मुझे खुद मीन्स लग गया था कि देयर इज समथिंग मिसिंग। तो उसी दिन, मतलब मैंने कल परसों पूरे दिन इसको अपडेट किया, और फिर रात को मतलब अराउंड 9:30 या 10 बजे के करीब मैंने शेयर किया उन सभी को जिन्होंने PDF लिया था। क्योंकि जब मैं कोई काम ऐसा हो जाता है ना, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता, कि कुछ भी रहना नहीं चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया, एस्पिरेंट्स को प्रोवाइड किया और वो इनकम्प्लीट हो। मेरी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है मैं पूरी करती हूँ। और अभी भी अगर कुछ भी अपडेशन होगा तो मई में आपका एग्ज़ाम 31 मई से शुरू है, तो आपको तब तक हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, या कुछ भी एडिशनल पॉइंट्स होंगे तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बट थैंक यू फॉर मेकिंग ट्रस्ट, है ना, ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, इसका मोटो क्या है? इसका मोटो, हाँ, ये एक एजुकेशनल अथॉरिटी तो है ही है, क्लास 1 से लेकर 12th तक। राजस्थान के मैप पर डक बना हुआ है। इसका मोटो क्या है? वेकअप फ्रेंड्स ऑफ लाइक माइंड, है ना, जिनका दिमाग एक जैसा है वो उठे। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करता है, मीन्स इनके लिए हेल्प करता है IASC को, CTE को एंड DIET को, डाइट अभी हम पढ़ेंगे, IAC भी हम पढ़ेंगे। इसके फंक्शंस ये यहाँ पे दोबारा रिपीट हो गया है। अच्छा, इसके डिपार्टमेंट्स क्या क्या हैं? तो डिपार्टमेंट्स देखिए, डिपार्टमेंट शायद मैंने और इसके अंदर ऐड किए हैं शायद, लेट मी चेक। अगर नहीं किए होंगे तो वो, हाँ, ये पीछे हैं, है ना, ये देखो, ये लास्ट में मैंने ऐड कर दिया है, 6th भी। हाँ, तो डिपार्टमेंट्स इसके अंदर आगे हैं, तो हम वहीं पर पढ़ेंगे इनको, है ना, डिपार्टमेंट्स को। ठीक है, तो डिपार्टमेंट्स हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, दोबारा से देखो डेफिनेशन लिखी हुई है। राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कब इस्टेब्लिश हुआ? 11 नवंबर 1978 को। एक स्टेट इंस्टीट्यूशन है, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के अंडर वर्क करती है। लोकेशन कहाँ है? उदयपुर में है। रिकमेंडेशन प्रोफेसर RC मेहरोत्रा, है ना। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि भाई कुछ विजिबल ना हो, और अगर कुछ विजिबल नहीं भी है तो हमने उसको बाद में एक्स्ट्रा पॉइंट्स में ऐड किया है। कमेटी की रिकमेंडेशन आई एंड 14 अगस्त 2018, ठीक है, फॉर रीनेमिंग, इसका जो नाम है वो SIERT ना रखकर RSCERT रख दिया जाए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसके अंदर हमने पूरे इंक्लूड नहीं किए हैं, ये सिर्फ नोट्स ही हैं। अच्छा, अब इसका जो मेन वर्क है वो क्या है? जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि आप कुछ ऐसे रिसर्च वगैरह करिए। देखिए, नाम में है ना, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, कि रिसर्च करने का काम हो गया, स्टेट एजुकेशनल अथॉरिटी का काम हो गया। अगर कुछ पॉलिसीज़ वगैरह बनानी है, ठीक है, किससे रिलेटेड? निष्ठा से रिलेटेड, दिशा से रिलेटेड। पहले ये सब भी सिलेबस में था, लेकिन अब ये सिलेबस से हट गया है।
स्कूल एजेंसी की तरह काम करना है, टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, या ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ और काम है, निष्ठा वर्क करना है, निष्ठा के लिए काम करना है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने कोई स्कीम दी है राजस्थान से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड RSCRT काम करता है। अब ये इसके डिपार्टमेंट हैं। पहला डिपार्टमेंट क्या है, करिकुलम, टेक्स्ट बुक्स एंड इसका काम करता है। ये मीन्स जैसे कि करिकुलम, सिलेबस बनाना, टेक्स्ट बुक्स, क्योंकि NCERT की भी बुक्स होती है ना, तो RSCRT की भी बुक्स होती है राजस्थान स्टेट बोर्ड से रिलेटेड। मटीरियल डेवलप करना या इवेल्युएशन करना, ये सब कहाँ है, उदयपुर में है। मैथमेटिक्स, साइंस का डिपार्टमेंट है उदयपुर के अंदर, लैंग्वेज का डिपार्टमेंट है, सोशल साइंस का डिपार्टमेंट है। देन रिसर्च का ये लोग काम करते हैं। वो तो करिकुलम और मटीरियल डेवलपमेंट का वर्क हो गया, फिर रिसर्च करना, सर्वे करना, और ये भी उदयपुर के अंदर ही है। BSTC जो होते हैं उनको सर्विसेज, प्री सर्विस प्रोवाइड करना, बजट रिलीज करना एकेडमिक वर्क के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग वर्क करना IASC, CT, डाइट के लिए, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। हाँ, अब ये डिपार्टमेंट ध्यान रखिएगा, ये डिपार्टमेंट अजमेर में है, ठीक है। कौन सा वाला डिपार्टमेंट अजमेर में है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कहाँ पर है, अजमेर में है। ये क्या करते हैं, देखो, एजुकेशनल ICT है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब कुछ ना कुछ कंटेंट, जैसे अब आपके लिए हमने डिजिटल कंटेंट ही तो तैयार किया है, सो इस तरीके का कंटेंट क्रिएट करना, दीक्षा के लिए काम करना, ब्रॉडकास्ट ऑनलाइन करना, कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करना, ये सब कहाँ है, अजमेर के अंदर है। फिर एक इनका डिपार्टमेंट है ऑलराउंड डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, कि गर्ल्स को भी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, हेल्थ से रिलेटेड भी ध्यान रखना है, जो SC ST माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, कुछ प्लानिंग भी करना है, फाइनेंस भी करना है। सो ऑलराउंड डेवलपमेंट एंड सोसाइटी में किसका हित है उसके बारे में भी डिपार्टमेंट है। फिर देखेंगे एक है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकेडमिक प्लानिंग, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये हमने ऐड कर दिया है। ये पहले भी ऐड था वैसे तो, ठीक है, कि इसके अंदर मोस्टली फाइनेंस से रिलेटेड है एंड एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क होता है, अकेडमिक प्लानिंग से रिलेटेड होता है कि कैसे साल में क्या क्या पढ़ाई होने वाली है ना, अकेडमिक प्लानिंग करना। सो ये एक एजुकेशनल अथॉरिटी है, BSTC इन सबको ट्रेनिंग वर्क प्रोवाइड करता है, बजट रिलीज करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग का ये वर्क करता है। तो ये आपका RSCRT था। आई थिंक नाउ इट इज़ डन। अब कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इनफ मैंने आपको प्रोवाइड किया है, और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इससे ज़रूर बनेंगे, और अगर नहीं बने तो देखो किसी के भी नहीं बनेंगे। अगर कुछ ऐसा ही पेपर बना दिया जाए, जैसे पिछली बार पॉलिटिकल साइंस का आप देखोगे तो फर्स्ट ग्रेड का पॉलिटिकल साइंस का ऐसा पेपर सेट कर दिया था कि सिर्फ 6 कैंडिडेट्स ही पास हो पाए हैं। तो अगर कुछ ऐसा ही ब्लंडर वो लोग कर देंगे, मीन्स कुछ इस तरीके का कर देंगे, तो फिर तो देखो हम कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर बाकी बच्चों से पेपर सॉल्व हो रहा होगा तो आपका भी ये PDF पढ़ के पेपर सॉल्व होगा, लेकिन इसके साथ साथ आप क्वेश्चंस ज़रूर लगाएं, है ना। कोई भी आप बुक वगैरह ले आए मार्केट से, और बुक नहीं मिल रही है तो वो भी बताइएगा, लेकिन वो उसको बनाने में टाइम लग जाएगा, क्वेश्चंस को बनाने में। हालांकि बने हुए हैं लेकिन उसको थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए क्या हो जाता है, मैं दूसरे पर डिपेंड हो जाती हूँ, और इसीलिए ये आपसे जो कुछ पैसे चार्ज करके आपको प्रोवाइड किया गया, क्योंकि जब किसी और से काम करवाते हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ पेमेंट देनी पड़ती है, तो फिर आपसे लेना भी पड़ता है ना। तो सर्कुलेशन या इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं IASC। IASC क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन। ना ये क्या है कि देखिए, एजुकेशन है तो एजुकेशन के अंदर कुछ एडवांसमेंट भी होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए कुछ संस्थाएं हैं, तो इसका एक तो IASC नाम ध्यान रखेंगे। देखिए, जब नेशनल पॉलिसी एजुकेशन एक बार 1968 में आई थी, एक बार 1986 में आई थी, अभी जो सिलेबस में है वो 2020 है। तो इसमें कहा गया कि जो BEd है, MAd है, उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है, रिसर्च करें, वो टीचर्स का अपग्रेडेशन होना चाहिए, अच्छी क्वालिटेटिव एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी है। नाउ IASC इज़ द हाईएस्ट रैंकिंग अमंग टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। मीन्स अगर कोई बहुत अच्छी टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है तो उसमें से वन ऑफ द जो हाईएस्ट रैंकिंग है वो किसकी है, IASC की है, कि ये बहुत अच्छे से टीचर्स को ट्रेन करता है। तो इसका काम ही क्या हो गया, इसका काम ही ये है कि टीचर्स को सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। BEd 6 से 10th तक की होती है ना, और फिर 11th 12th के लिए होती है। MAd जो मास्टर्स इन एजुकेशन है, तो उनको एक अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, उनके लिए प्रोग्राम्स रखने हैं ताकि उनका अपग्रेडेशन हो सके। कोई इनोवेशन है तो उसके बारे में उनको पता चल सके, कोई रिसर्च करनी है तो रिसर्च की जा सके, कुछ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डेवलप करना है तो वो किया जा सके, अगर कुछ वर्क करना है तो वो भी किया जा सके,
ठीक है। अब आप इसका देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थोड़ा सा इधर है और थोड़ा सा आपको ऊपर देखने को मिलेगा, पीडीएफ में आपको अच्छे से दिख जाएगा। अब ये ना जो देखिए, अब जैसे पिछली बार हमने पढ़ा तो पहले क्या थे, डायरेक्टर थे आरएएस वाले, फिर एडिशनल डायरेक्टर थे, ज्वाइंट डायरेक्टर थे, फिर डिप्यूटी डायरेक्टर थे, फिर प्रोफेसर थे 2, है ना, फिर एसोसिएट प्रोफेसर थे, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर थे। तो जब आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर 3 या 4 ही है मैक्सिमम, तो 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले होते हैं प्रिंसिपल, उसके अंदर जो लास्ट थे एसोसिएट प्रोफेसर थे वो इक्विवेलेंट टू प्रिंसिपल थे। तो इसके अंदर जो प्रिंसिपल हैं वो ज्वाइंट डायरेक्टर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल। फिर वाइस प्रिंसिपल होते हैं, अब ऊपर ज्वाइंट है तो फिर डिप्यूटी आएगा, तो पहले ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, फिर डिप्यूटी डायरेक्टर के ही बराबर होते हैं वाइस प्रिंसिपल। फिर प्रोफेसर्स होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के बराबर होते हैं, ठीक है। फिर प्रोफेसर के बाद हम यहाँ पर चलेंगे। प्रोफेसर के बाद होते हैं रीडर किसके बराबर है, प्रिंसिपल के बराबर है, ठीक है। रीडर किसके बराबर है, प्रिंसिपल के बराबर है। फिर है लेक्चरर, जो कि आप जो बनेंगे यानी कि स्कूल लेक्चरर के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कैसे भी करके देखो, याद तो करना ही है। तो कैसे याद करोगे, देखो पहले PVP है ना, ऐसे कर करके याद कर लो भाई, IASC में PVPRL, ठीक है, PVPRL। तो ऐसे 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। चलिए अब देखिए कि हाँ, फिर इंस्ट्रक्शनल ऑफिसर भी है जो कि अगेन इक्विवेलेंट टू स्कूल लेक्चरर ही है। इसके डिपार्टमेंट्स 8 हैं, ठीक है, 8 डिपार्टमेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। 7 जो है वो एकेडमिक डिपार्टमेंट है, 1 जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इन सर्विस एंड एक्सटेंशन सर्विसेज डिपार्टमेंट है। एजुकेशनल मैनेजमेंट, दिस थर्ड वन इज एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर आपका स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, फिर रिसर्च डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है, प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो देखो आपको 4 में तो एजुकेशन वर्ड ही नजर आएगा, एक्चुअली 5 में। देखो फर्स्ट में एजुकेशनल फाउंडेशन डिपार्टमेंट हो गया, फिर इन सर्विस एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, फिर एजुकेशन मैनेजमेंट हो गया, फिर स्पेशल एजुकेशन हो गया, फिर 7 देखो प्राइमरी एजुकेशन हो गया, 8 देखो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो गया, 2 और ध्यान रखने 4 स्पेशल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट। याद ही करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन। टफ लग रहा है, इजी लग रहा है, कुछ भी लग रहा हो, बट यू हैव टू लर्न इट। सो ये IASC का डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रट्टा मारना है, ठीक है। विद्या विक्रमकर, और ये मैंने इसके अंदर आगे भी लिखा है, हाँ ये इसका यहाँ पे जो मोटो है वो गलत है। ये जो लिखा है वेक अप फ्रेंड्स ऑफ द सेम माइंड, ये वाला इसका गलत है, ठीक है। तो वो हमने आगे लिखा है। तो इनका काम क्या है, टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ऑन साइट सपोर्ट प्रोवाइड करना, समग्र शिक्षा अभियान के अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना। अच्छा अब देखो इसके अंदर 2 हैं, एक बीकानेर के अंदर है, हमारी यहीं है, आई ऑल्सो लिव इन बीकानेर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। ये कहाँ है, बीकानेर के अंदर है। 1940 में ये बन गया था, फिर 1956 में यहाँ पे BEd इंट्रोड्यूस की गई, 1970 में MEd इंट्रोड्यूस की गई, और फिर इसको IASC बना दिया गया सितंबर 1988 के अंदर। फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट IASC है। इसका मोटो क्या है, य विद्याय विमुक्तम, ठीक है, ये इसका सही है। 2 लेवल ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। पहले तो सिर्फ जो बीकानेर के ही जो सीनियर टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, और दूसरा जो लेक्चरर हैं, हेडमास्टर्स हैं सेकेंडरी एजुकेशन में, या जो प्रिंसिपल हैं उनको प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक तो सीनियर टीचर्स को, और दूसरा जो लेक्चरर है, हेडमास्टर है या प्रिंसिपल है। अब बीकानेर वाले के अंदर 16 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, ठीक है। पहले कौन कौन सी है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड बीकानेर, ठीक है, SHB। फिर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, फिर चूरू, झुंझुनू, सीकर। अब देखो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो थोड़ी बहुत चेंज भी हो गई हैं, क्योंकि अब हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट्स है पहले 33 होती थी, लेकिन अब इसके अंदर इतनी ही लिखी हुई हैं, अभी तक कोई अपडेशन नहीं है। होगा तो अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। हाँ, तो कौन कौन सी हो गई, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, फिर सिरोही, जालोर, पाली, नागौर, जयपुर, दौसा, अलवर, ठीक है। JDA कैसे भी करके आपको ये याद करना है, जो बस याद करना है उसके अंदर ही आपको थोड़ी बहुत ट्रिक्स वगैरह बना के याद कर लीजिए। ये एक तो है बीकानेर में और एक है अजमेर में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। वो 1940 में बना, ये 1941 में बना। वहाँ पे 1956 में जो BEd थी वो स्टार्ट की, यहाँ 57 में की। वो 88 में, सितंबर 88 में IASC बना, ये 89 में बना, 1 साल बाद।
ठीक है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर उधर वाले में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1988 में यहाँ पे बीएड और 1989 में इसको आईएएससी बना दिया गया। ये सेकंड आईएएससी है, ये भी सीनियर लेवल्स को प्रोवाइड करता है और लेक्चरर हेडमास्टर्स को दूसरे लेवल पे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कौन कौन आता है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 + 4 8 + 3 11 11 + 4 15 + 2 11 + 4 15। हाँ, इधर भी 17 ही लिखी है। स्टिल आई विल क्रॉस चेक इट, है ना, कि आई थिंक 17 थी या 16 थी। चलिए देखते हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, है ना, हड़ौती वाला क्षेत्र हो गया। फिर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, तो ये वो वाला एरिया हो गया। फिर देखो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, मीन्स जो नीचे वाला जो राजस्थान का जो साउदर्न पार्ट है वो हो गया। फिर उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एंड फिर अजमेर एंड टोंक। ठीक है, तो ये अपने हो गए किसके, अजमेर वाले के। इसके अंदर अगर एक दो वर्ड में मुझे थोड़ा सा लग रहा है, लेट मी सी, लेट मी कंफर्म एंड देन आई विल टेल। ठीक है, पोस्ट पे भी शेयर कर देंगे वरना नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर देंगे। टीचर ट्रेनिंग प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर। प्राइमरी लेवल पर डाइट के होते हैं और सेकेंडरी लेवल पर सीटीई, टीटीसी एंड आईएएससी। अब ये दो नाम ध्यान रखिएगा, एक है विद्या भवन, ये दो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, वो तो देखो गवर्नमेंट हो गए दोनों, बीकानेर और अजमेर वाले। ये दो जो हैं ये प्राइवेट हैं। एक तो है विद्या भवन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग एजुकेशन, कहाँ है ये, उदयपुर में है। एक है गांधी विद्या मंदिर हायर लर्निंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये कहाँ है, सरदार शहर चूरू में है। लेट मी सी, वो मैं एक बार देखती हूँ फिर आपको बताती हूँ। हाँ, जो ये है बीकानेर, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा लिखा है, इसमें 16 है क्योंकि 33 डिस्ट्रिक्ट्स थी ना। तो इसके अंदर देखो श्री गंगानगर हो गई, हनुमानगढ़ हो गई, बीकानेर हो गई, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर हो गया, चूरू, झुंझुनू, सीकर हो गया, सिरोही, पाली, जालोर, नागौर हो गया, जयपुर, अलवर, दौसा हो गया, है ना। 16 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाँ ठीक लिखा है, एक्चुअली मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, 16 इधर लिखा है और 17 उधर लिखा है, कभी कभी हो जाता है, मुझे लगा उधर भी 17 लिखा है। चलिए, सो ये हो गया अपना क्या पढ़ रहे थे अभी हम, आईएएससी। चलो अब हम पढ़ते हैं राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, जो 10th और 12th के पेपर कराता है आरबीएससी बोर्ड, तो उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे एडिशंस किए हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हाँ, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वगैरह नीचे मैंने लिया है, चलो पहले यहाँ पे पढ़ा देती हूँ, चेयरमैन वगैरह वो उसमें पढ़ाती हूँ। देखिए ये कब सेटअप हुआ, 23 सितंबर 1952 में। किसकी चेयरमैनशिप, मुदालियर, है ना, मुदालियर कमीशन की। अच्छा, यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन एक्सचेंज एक्ट, जो ये एक्ट लिखा हुआ है, हाँ, यहाँ पे ये जो वर्ड है ना एक्सचेंज, ये नहीं आएगा। ठीक है, ये जो एक्सचेंज वर्ड है ये एक्सचेंज वर्ड नहीं आएगा। सो सिर्फ राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट है। ठीक है, एक्सचेंज वर्ड नहीं आएगा, वही मैंने गलतियाँ जो हैं वो आपको वो मैं सुधार रही हूँ। अच्छा, अब जब ये बना था सेकेंडरी एजुकेशन, एक एक्ट बना 1957 में, और फिर ये जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है वो जयपुर के अंदर इस्टेब्लिश कर दिया गया। कब, 4 दिसंबर 1957 के अंदर। ठीक है, तो 1952 में एक्ट आया और 1957 में इसको जयपुर में इस्टेब्लिश कर दिया गया। फिर सत्यनारायण राव कमेटी ने ये कहा कि इसको अजमेर शिफ्ट कर देते हैं। कब, 1961 में, 5 साल बाद। ठीक है, अब जब ये अजमेर शिफ्ट हुआ तो ध्यान रखिएगा ये रेंट पर शिफ्ट हुआ था। अब तब से ही ये ऑपरेट कर रहा है, 1973 से ये ऑपरेट कर रहा है। एंड 1973 से हमने क्यों लिखा है, क्योंकि तब से इसकी खुद की बिल्डिंग है। तो 61 से 73 रेंट पर काम किया और उसके बाद से खुद की बिल्डिंग है, एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन ये है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, एक तो एक्सचेंज वाला वर्ड जो था वो रिमूव करना है, और एक यहाँ पे रेंट पे ये काम कर रहे थे 61 से 73 तक। तो ये दो बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम इसका पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखो यहाँ भी लिखा हुआ है कि, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, वो आप पढ़ लेना। और विजय स्तंभ जो है, राजस्थान का मैप है उस पर विजय स्तंभ बना हुआ है, वो इसका मोटो है। सिद्ध
हाँ, सिद्धि भरवती कर्मजा, ठीक है, सिद्धि भरवती कर्मजा इसका मोटो है। अब इसके मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स वगैरह सब मैं आपको इसके अंदर पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कौन है? चेयरमैन है, एक चेयर मेंबर है, चेयरमैन है। फिर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, कितने एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं? वाइस चेयरमैन प्लस एक्स ऑफिशियो मेंबर्स मिला के 7 हैं। फिर इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं? 7 हैं। फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेट किसने किया है? स्टेट गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है, कितने हैं? 17 हैं। फिर स्पीकर ने भी नॉमिनेट किए हैं, कितने नॉमिनेट किए हैं? 2। और फिर 2 मतलब डिस्टिंग्विश्ड को कवर्ड शिक्षा शास्त्री मेंबर्स हैं, कितने हैं? 2। तो टोटल हो गए 36। फिर नवंबर 2018 में ये कहा गया कि 5 मेंबर्स और बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ, तो और ये किसने कहा था? कल्याण सिंह जी ने, है ना, 2018 में कल्याण सिंह जी ने कहा था कि 5 मेंबर्स और बढ़ा देते हैं। तो अगर हम सचिव सहित बात करें तो टोटल कितने हो गए? 42, ठीक है, तो टोटल 42 हैं और वैसे 36 थे प्लस 5 किए गए थे 41। तो ये पॉइंट्स थे जो कि मैंने इसमें इंक्लूड किए गए। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो चेयरमैन है, उन चेयरमैन जो होगा उसको कौन नॉमिनेट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट 3 साल के लिए नॉमिनेट रहेंगे। अगर मान लीजिए वो नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा और चेयरमैन रीअपॉइंट भी हो सकते हैं। साल में 2 बार बोर्ड मीटिंग जरूर करेगा और चेयरमैन ही एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहेंगे और उनकी ड्यूटी ये है कि सभी काम अच्छे से हों, मीटिंग्स हों एंड वो उसको प्रिसाइड भी करें, यानी कि देखें कि सब अच्छे से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, ये वाले देखिए, फिर जितने भी कमेटी के जो मेंबर्स, जो भी कमिटीज होंगी उसको चेयर करेंगे बोर्ड चेयरमैन, और कम से कम कोरम 1/3 रहना चाहिए, यानी कि 1/3 मेंबर्स प्रेजेंट रहें। वाइस चेयरमैन और जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, जो कि कुल मिलाकर 7 होते हैं, वो डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर 7 होते हैं। फिर बोर्ड सेक्रेटरी भी होते हैं, बोर्ड सेक्रेटरी को भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, वो भी आरएएस के बराबर होते हैं। उनका एम क्या है? आरएएस के बराबर है कि भाई मीटिंग में क्या होने वाला है, मीटिंग को कंडक्ट करना। और बोर्ड सेक्रेटरी भी मींस जो आरएएस होंगे वो उसको अटेंड तो करेंगे लेकिन वो वोट नहीं करेंगे, उनका काम सिर्फ ये है कि आपको मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, ठीक है। बोर्ड सेक्रेटरी इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बोर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने अब इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। फिर जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है वो स्टूडेंट से रिलेटेड कंपटीशन कराता है, टीचर से रिलेटेड कराता है, बुक्स वगैरह भी पब्लिश करते हैं, मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स जो बच्चों को दी जाती हैं, जर्नल्स आते हैं, एजुकेशनल मैगजीन्स आते हैं, वो अभी हम पढ़ने भी वाले हैं, ठीक है। बोर्ड सेक्रेटरी क्या करते हैं तो वो मैंने आपको बता दिया। अब आप फंक्शंस देखें, रीट का पेपर कराना, आर्टेट का पेपर कराना, ये इनका काम है। 4 मैगजीन्स हैं, एक है दिशा। दिशा क्या है? एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस है। अगर दिखाई नहीं दे रहे तो मैं आपको बोल रही हूँ। गार्गी गर्ल्स एजुकेशन प्रमोशन स्कीम है, और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज गाइड है, और एक विजन है। विजन क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी गाइड, ठीक है। अच्छा, एक एक्ट है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, कि अगर कोई चीटिंग करता हुआ पाया गया तो अब उसको रिवाइज भी कर दिया गया है 2022 के अंदर। थोड़ा सा मैं इसके अंदर से भी देख के बता देती हूँ। देखो, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो कि मैंने ऐड किए हैं। थोड़ा हो सकता है ब्लर हो रहा हो, लेकिन वो मैं आपको अच्छे से लिख कर बता दूंगी, जिनके पास भी हमने PDFs भी शेयर किए हैं, सो डोंट वरी। हाँ, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है 1992, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स 11 नवंबर 1992, फिर उसको रिवाइज किया गया 2002 में। और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान एम्प्लॉयज सर्विसेज एक्सचेंज 2004। हाँ जी, तो अब हम कहाँ पर थे? हाँ, टीचर्स के कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे लेटर रीडिंग से रिलेटेड हो गया, टीचिंग स्किल से हो गया, कॉम्पिटिशन से रिलेटेड हो गया, देन बोर्ड पब्लिश करता है, ये सब हमने कर लिया था, ठीक है। एक्ट मैंने आपको पढ़ा दिए थे। अब देखो इसकी कमिटीज़ थोड़ी याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि करिकुलम कमेटी है, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा। देन आपका एग्जामिनेशन है, एंड ये मैं आपको थोड़ा सा फिर भी बाद में भी, ये एक्चुअली इसमें थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, इसमें से आपको देख के बता देती हूँ। देखो, एक तो है करिकुलम कमेटी, देन एग्जामिनेशन कमेटी, क्योंकि करिकुलम कि भाई बोर्ड के एग्ज़ाम्स का क्या क्या करिकुलम रहना है, कब कब एग्ज़ाम होने हैं, फिर उनका कैसे कैसे इवैल्यूएशन होगा, किस किस का एफिलिएशन है, किस किस स्कूल का एफिलिएशन है, क्या सिलेबस रहेगा, फाइनेंस कैसे कैसे प्रोवाइड करना है, ठीक है। एफिलिएशन के साथ रिकॉग्निशन वर्ड भी है, तो ये इसकी कुछ कुछ कमिटीज़ होती हैं।
देन आप देखेंगे कि 9th to 12th में जो सिलेबस चेंज होता है वो भी यही डिसाइड करते हैं। ये इनके अवार्ड हैं, जैसे शिक्षा रत्न, शिक्षा कौन देता है? टीचर देता है, तो टीचर के लिए है। कला रत्न बच्चों के लिए है, इसमें 51,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। और खेल रत्न भी बच्चों के लिए है, इसमें भी 51,000 रुपीज़ मिलते हैं। स्टेट स्कीम्स हैं इनकी, जैसे कि कोई सिंगल चाइल्ड है ना, गर्ल जो है, ट्विन डॉटर्स हैं, उसकी स्कीम है। फिर टैलेंट रिसर्च एग्जामिनेशंस भी होते रहते हैं। दिशा, ये जो भी हैं चारों, वो अभी आपको पहले भी पढ़ाई थी, और अगर नहीं वहाँ पे विजिबल थी तो यहाँ पे भी आपको विजिबल होगी। देन ये आपके एक्ट है 1992 में, फिर 2022 में रिवाइज हुई। ये रही देखो कमिटीज़। करिकुलम है, एग्जामिनेशन है, फिर ये दोबारा से करिकुलम भी लिख दिया गया है, ये हटा लीजिएगा। देन इवैल्यूएशन है, रिकॉग्निशन है, फाइनेंस है, एंड एप्लीकेशन फॉर्म कमिटीज़ है, ठीक है। सो पीडीएफ हमारा सही है। टेन्योर 3 ईयर्स का है, चेयरमैन BSER रहते हैं। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, सभी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेशनल टैलेंट सर्च कंपटीशन और है, एक एग्जामिनेशन है जिसके अंदर 10th में 55% चाहिए। उसका जो प्री है वो RSCERT कराती है, और फिर जो मेंस है वो NCERT कराती है। क्या? नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। चलिए, ये अपना कंप्लीट हो गया, IASC कंप्लीट हो गया, RSCERT कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं डाइट की, है ना, DIET। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है ये, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 1986 आई थी, उसमें कहा गया था कि हम जो डाइट है उसे इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डी का मतलब ही डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया 1992 में, और इनको सभी कंट्री में सभी एरियाज में इनको बना दिया गया, और इनको लाइट हाउस कहा जाता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो ये कहती है कि जो डाइट हैं दे आर बेसिकली द लाइट हाउस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एक इनकी बुक आती है पिंक गाइड बुक। पिंक गाइड बुक क्या है कि कैसे ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी है। तो डाइट के लिए मीन्स आप 5th तक आई थिंक एलिजिबल हो जाते हो। तो प्राइमरी टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना फॉर्मल एजुकेशन में, एंड प्री सर्विस जो ट्रेनिंग है उसे ऑर्गेनाइज करना, अकाउंट्स वगैरह डाइट जो डिपार्टमेंट है वो बनाते ही रहता है। वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करना, जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ पे कैसे, मीन्स कौन डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे कौन से पिछड़े हुए इलाके हैं जहाँ पे सबसे कम एजुकेशन है, तो वो सब एरियाज देखना, रिसर्चेज वगैरह करना, ठीक है, मटीरियल्स के थ्रू। सो दैट इज़ ईजी। हाँ, ये देखिए, जो डाइट है वो 2 फेजेस में इस्टेब्लिश हुआ। सबसे जो पहला फेज़ है वो जून 1995 में 14 डिस्ट्रिक्ट में था। फिर सेकेंड फेज़ अक्टूबर 1996, यानी कि करीब करीब 1 साल 3 महीने के बाद 15 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, ये याद रखना है। अभी 33 डिस्ट्रिक्ट्स में। जो हाईएस्ट ऑफिशियल होता है डाइट का वो प्रिंसिपल होता है, यानी कि DEO, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, एंड इन सर्विस ट्रेनिंग भी ये प्रोवाइड करते हैं। BSTC बेसिक स्कूल टीचर जो होती हैं, एंड सर्विंग टीचर प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए भी ट्रेनिंग प्रोवाइड ये करते हैं। तो बस यही है डाइट के अंदर, और कुछ है नहीं। 5th और 8th के बोर्ड एग्जामिनेशन, एक्सप्लोर बैकवर्ड एरियाज, ठीक है, एनुअल पंचांग, ये सब। तो ये भी बस इतना ही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। सो डाइट इज कंप्लीट, बस इतना ही है। चलिए, अब आ जाते हैं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। ये आपने देखा होगा, जैसे कि आप भी फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं जो कि स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं और फिर वो ओपन से पेपर देते हैं। तो यही है RSOS, और ये किस एक्ट के अंदर है? राजस्थान सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958। इस जयपुर के अंदर, सॉरी उदयपुर बोल दिया, जयपुर के एकलव्य भवन में ये है। और इसका मेन एम, ये वाली लाइन थोड़ी सी आप छोड़ दें, दैट इट इज़ अ डिवाइस। इसका जो मोटो है वो ये है, टू ऑल फॉर ऑल, एंड इसको ऐसे कर सकते हैं, एक मौका सबको मिले, है ना, टू ऑल फॉर ऑल। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इसके भी अंदर भी गवर्निंग काउंसिल होती है। गवर्निंग काउंसिल का मतलब एजुकेशन मिनिस्टर, और एग्जीक्यूटिव जो उसे एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेगा। चेयरमैन RASC रहते हैं, और 4 एग्जामिनेशंस होते हैं। पहले नवंबर के अंदर होते हैं, और फिर यहाँ पे मार्च अप्रैल, ठीक है, ये यहाँ पे मार्च अप्रैल आएगा, आगे मैंने इसको कंसीडर किया है। अच्छा, अब इसके अंदर डिपार्टमेंट्स देखिए। डिपार्टमेंट्स, अकेडमिक डिपार्टमेंट है, पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है,
है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, स्टूडेंट सर्विस सेंटर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट है, कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। मतलब बेसिकली आप सोचिए ना, जैसे कि बोर्ड है, बोर्ड पेपर कंडक्ट कराते हैं, ऐसे ये ओपन स्कूल है तो ये भी एग्जाम कंडक्ट कराएगा। तो इसके अंदर भी मोस्टली सभी आपको डिपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे कि हमने किस किस के बारे में बात की, एकेडमिक के बारे में बात की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बुक्स आपको मिल जाती हैं ओपन की, अकाउंटिंग क्योंकि पैसे का लेना देना तो होगा ही, स्टूडेंट सर्विस सेंटर डिपार्टमेंट क्योंकि बच्चे हैं तो उनके कुछ ना कुछ क्वेरीज होंगे, क्योंकि नाउ दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर स्कूल जहाँ वो डेली जाएंगे, लेकिन उनको कुछ ना कुछ क्वेरीज हो सकती हैं, तो स्टूडेंट सर्विस डिपार्टमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है। अगेन फिर पेपर वगैरह होंगे तो इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट है, कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, एक एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आईटी डिपार्टमेंट नहीं है यहाँ पर, है ना, आईटी से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, आईटी डिपार्टमेंट नहीं है। तो 10th का पेपर कराएंगे, 12th का पेपर कराएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए, तो 10th का पेपर होगा, 12th का पेपर होगा। अब जो 10th का पेपर है, हाँ, जो 10th का पेपर है उसके अंदर मिनिमम एज कितनी है, 14 ईयर्स। 1 जुलाई को जो बच्चा है वो 14 ईयर्स का होना चाहिए। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मतलब आप और मैं भी अगर 10th के पेपर देना चाहें तो दे सकते हैं, और अगर 12th के पेपर देने हैं तो मिनिमम एज 15 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप टॉपिक सिलेक्शन कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स के अंदर पास होना ज़रूरी है ना। 5 सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं आउट ऑफ 17। इधर क्या है, टोटल 21 सब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप ए में 4 सब्जेक्ट्स है एंड ग्रुप बी में 17 सब्जेक्ट्स है। 5 सब्जेक्ट्स आपको चूज करने होते हैं 12th के अंदर भी, ठीक है। अब 10th में कौन बच्चा एडमिशन लेगा, कोई भी कैंडिडेट जो 9th तक है, 12th में 10th पास होना जरूरी है। इट इज मैंडेटरी टू हैव पास्ड क्लास 10th, ठीक है। फिर ये हमने कर लिया, फिर है अपने पास, हाँ वो यहाँ पे लिखा, हाँ देखो, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट्स कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको मैथ्स और इंग्लिश चूज करना है, ठीक है। और ये इस बार पेपर में पूछा गया था। जो 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स हैं वो यही इशू करते हैं, और उतने ही वैल्यू के वो होते हैं जैसे कि सीबीएसई और आरबीएसई के सर्टिफिकेट्स होते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम चलता है। देखिए, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम बेसिकली क्या है कि इन बच्चों से मिल तो पा नहीं रहे हैं, है ना, तो ये बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो एक पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम होगा जो साल में एक बार किया जाता है 15 डेज के लिए। 25 दिसंबर से शुरू होता है एंड 8 जनवरी तक चलता है, मतलब विंटर वेकेशन के टाइम पर। तब इनके जो डाउट्स वगैरह होते हैं इनको बुला लिया जाता है कि अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लो। फिर एक है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट क्या है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो गया है, सो हु हैज़ फेल्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड कैन टेक अ TUC इन मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स एंड RSUS से हु हैज़ फेल्ड इन मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स। मतलब अगर आप बोर्ड से फेल हुए हैं तो आप ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ले सकते हैं अगर मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स में, और अगर आप RSUS में फेल हैं तो मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स में आप ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ले सकते हैं, ठीक है। फिर ये इनके अवार्ड हैं, एकलव्य अवार्ड है एंड अपने पास मीरा अवार्ड है। एकलव्य अवार्ड, मीरा अवार्ड 10th वालों को भी मिलता है एंड एकलव्य और मीरा जो है वो 12th वालों को भी मिलता है। अब देखो, आप 10th वालों के लिए देखोगे तो जैसे मान लीजिए कोई फर्स्ट आया है ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एंड स्टेट लेवल पर, तो ब्लॉक लेवल पर कितने हैं, अगर कोई बच्चा फर्स्ट आया है तो 5100, 11,000, 21,000, ठीक है, ये मैन के लिए है, हाँ। और अगर सेकंड प्लेस आई है तो 3100, 5100 एंड 11,000, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहले कुछ 2000 का डिफरेंस है, फिर 5000 का और फिर 10,000 का, तो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पोजीशन के लिए है और सेकंड पोजीशन के लिए, फर्स्ट के लिए 5100 है, सेकंड के लिए 3100 है, ठीक है। बाकी सब के लिए सेम है, वो सब सेम ही रहेगा। मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड 60% तो आने चाहिए। मान लीजिए आप फर्स्ट आ गए लेकिन 60% नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये मैंने बता दिया दैट मैथ्स एंड इंग्लिश इज नॉट कंपलसरी। हाँ, एक बात और, कैंडिडेट्स को 5 साल में 2 चांसेस मिलते हैं एग्जाम को पास करने के लिए, ठीक है। कैंडिडेट्स हैव 2 चांसेस इन 5 years टू पास द एग्जामिनेशन। अगर ये लाइन इस PDF में नहीं लिखी है तो हम इसको ऐड कर देंगे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो, हाँ यहाँ पे देखो लिखी हुई है दैट वंस रजिस्टर्ड द कैंडिडेट गेट्स 2 chances इन 5 years टू पास द एग्जाम। बिकॉज देखो, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि वीडियो नहीं देखेंगे, सिर्फ PDF ही पढ़ेंगे, सो PDF भी हमारे लिए कंप्लीट बनाना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आ जाते हैं RSTB पर, यानी कि राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड पर।
तो राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड क्या है कि बुक्स वगैरह पब्लिश की जाएंगी, है ना, यही है। तो ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन, राजस्थान इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट। सोसाइटीज़ वाला ओपन स्कूल है ना, स्टेट ओपन स्कूल है। और इंस्टीट्यूशंस रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958, हाँ उसका भी 1958 था, इसका भी 1958 है। तो ये जो बोर्ड है ये कब शुरू हुआ, 1973 29 दिसंबर को, और 1 जनवरी 1974 से इसने काम जो है वो करना शुरू कर दिया। ठीक है, नोडल एजेंसी इसकी डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, बोर्ड मैनुअल बनाती है एंड 1 अगस्त 1997 से वो चल रहे हैं। अगेन गवर्निंग काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। गवर्निंग काउंसिल एजुकेशन मिनिस्ट्री से थोड़े से रिलेटेड होते हैं, वहाँ पे वाइस चेयरमैन सेक्रेटरी भी होते हैं। टोटल 12 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से 9 जो हैं वो एक्स ऑफिशियो हैं एंड जो 3 हैं वो नॉमिनेटेड हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चेयरमैन आरएएस रहेंगे जो कि पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, और यहाँ पर एक्स ऑफिशियो और टोटल मेंबर्स मिलाकर 9 हैं। आरएसटीबी के अंदर 5 डिपार्टमेंट्स हैं, मीन्स जहाँ पे टेक्स्ट बुक का काम हो रहा है, बुक्स का काम हो रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, बुक्स छपेंगी तो उनकी मार्केटिंग होगी, कुछ ना कुछ टेक्निकल एंड प्रोडक्शन सपोर्ट चाहिए, एकेडमिक एंड रिसर्च तो होगा ही होगा। अच्छा, 27 सितंबर 2010 से क्लास 9 का भी वर्क इनको दे दिया गया है। ठीक है, एलिमेंट्री का तो है ही 1 to 8, और सेकेंडरी का भी है अब 9 to 12 ही। डिपार्टमेंट्स मैंने आपको बता दिए। एडिटोरियल कोई डिपार्टमेंट नहीं है, यहाँ पे भी ये गलत है, एडिटोरियल डिपार्टमेंट नहीं है, उसकी जगह एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि 27 सितंबर 2010 से 9th का भी वर्क इनको दे दिया है, प्रिंटिंग का भी एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी, मतलब बुक्स प्रिंट भी करनी है एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो टेक्स्ट बुक्स को प्रिंट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करना है, और कांटेक्ट करना राइटर्स को, क्रिटिक्स को, इलस्ट्रेटर्स को जो कि बुक्स वगैरह लिख सके, रिसर्च वर्क प्रमोट करना, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो इट वाज, ये हमने कर लिया 1973 1974 में, है ना। हेडक्वार्टर हमने कर लिया झालना जुंगरी जयपुर के अंदर है। 1 अगस्त 1997 से डिपार्टमेंट हो गया है। ये सेकंड पेज पूरा ही रिपीट है, तो ये भी आपका डन है। अच्छा, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स कितने हैं, 35 है, डन। मैनुअल आपको बता दिया 1 अगस्त 1997 से। सो दिस वाज राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, जो बुक्स को छापने का और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। अब आ जाते हैं स्टेट इनिशिएटिव ऑफ क्वालिटी एजुकेशन पर, और फिर इसके बाद अगर आरटीई जो है वो तो या तो इसी वीडियो में ऐड कर देंगे, वरना ऑलरेडी चैनल पर भी अपलोडेड है। अदरवाइज जब नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आएगा उसके अंदर हम उसको ऐड कर देंगे, है ना, ताकि आपको थोड़े से क्विकली जो है चीज़ें मिल सके। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, की भाई जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाए वो क्वालिटेटिव हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा 8th में पढ़ रहा है, 9th में पढ़ रहा है, लेकिन उसको रीडिंग भी करनी नहीं आती है, बेसिक मैथ्स भी नहीं आता है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। सो 2015-16 से डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर ये आता है, और RSCRT जो उदयपुर वाला है वो इसकी एपेक्स बॉडी है। यूनिसेफ और बोध समिति भी जो है वो भी इनके साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छा, एक इसका वो नहीं लिखा क्या अभी, या तो कहीं आगे मिल जाएगा, दैट ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न एंड ऑल टीचर्स कैन टीच। सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, सभी टीचर्स पढ़ा सकते हैं, ज़रूरत है तो सिर्फ डेडिकेशन और हार्डवर्क की। फिर अपग्रेडेशन का भी काम इसके अंदर शुरू हुआ। मेन एम यही है कि जो बच्चे हैं वो फर्स्ट तक उनका जो लर्निंग लेवल है वो इंक्रीज़ हो, और फिर धीरे धीरे उनको क्वालिटेटिव डेवलपमेंट करनी है। RSCRT इसकी एपेक्स बॉडी है। डायरेक्टोरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो बीकानेर वाला है वो इसके प्रोजेक्ट कंडक्ट करता है, और जो स्टेट एजुकेशनल काउंसिल है वो इसके बोर्ड डिसाइड करती है। ये मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है डिपार्टमेंट्स के अंडर भी। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी है, फॉर्मेटिव पेपर होंगे, समेटिव पेपर होंगे, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होगा, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग करनी है बेसिकली। क्लास 1 से क्लास 5 तक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी शुरू हुआ, लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मतलब बच्चे जो हैं वो एक्टिविटी के थ्रू लर्न करें। ठीक है, कुछ ना कुछ मीन्स उनको एक्टिविटी के थ्रू लर्न कराना है, रट्टाफिकेशन नहीं कराना। अच्छा, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है कि आपने कुछ पढ़ाया उसको क्रॉस चेक करते रहना है फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट के थ्रू। ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है उसके सेक्शन नंबर 29 में भी लिखा है।
ठीक है। इससे बच्चे का क्या होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव, फिजिकल, साइको सोशल सब कुछ डेवलप होगा। बोध शिक्षा समिति इसको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मीन्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और इनका जो प्रोग्राम है वो 2015 में 16 में शुरू हुआ था। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन क्या है कि जो भी पूरे साल का सिलेबस है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, एंड ये क्लास सेकंड से शुरू हो जाता है। यहाँ पे टीचर की प्लानिंग डायरी भी बनती है, और समेटिव असेसमेंट जो लास्ट में होता है ना, बिल्कुल लास्ट में जो पेपर्स होते हैं। और यहाँ पर एक पोर्टफोलियो बनेगा, एक फाइल बनेगी जिसके अंदर बच्चे का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न एंड ऑल टीचर्स कैन टीच। सो फाइनली दिस इज डन। ये भी हमारा हो गया है, सभी जो जितनी भी इंस्टीट्यूशंस थी वो हो गई। अब दो टॉपिक रहे हैं, एक तो राइट टू एजुकेशन और एक नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020। इस डायरी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, सो डोंट वरी, आई एम विद यू। एंड आप भी जो है चैनल को सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। क्योंकि इंग्लिश के अंदर देखिए, राजस्थान के अंदर हिंदी में तो बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे और हैं भी, लेकिन इंग्लिश के अंदर मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी। अगर मैं आपको थोड़ी भी मदद कर पाई तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।